गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम कॉन्स्टिट्यूशन तक की जो जर्नी रही हमारी कि हमने एक संविधान बनाया हमारे देश में, यहाँ तक की पूरी प्रोसेस को, इस पूरी जर्नी को हम पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने कल की क्लास में तो कुछ बेसिक बातें जानी थी। आज की क्लास में हम 1773 के एक्ट से लेकर के और 1947 तक के एक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लेना देना है? आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन एक्ट से अगर यहाँ से हमने कुछ प्रावधान लिए हैं तो हम क्यों ना डायरेक्ट उन प्रावधानों को ही पढ़ लें कि 1773 से क्या लिया है और 1833 से क्या लिया है, 1835 से क्या लिया है, या 1773 का एक्ट था क्यों। तो बेसिकली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यहाँ से कौन से प्रावधान लिए हैं, इस बात को समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये प्रावधान आखिर लाए क्यों गए थे और हम इन एक्ट को क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे लिए थोड़ा सा इतिहास को जानना जरूरी हो जाता है। आई होप वैसे तो आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो जिस किसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटी है तो डेफिनेटली आपके जीके वाले सिलेबस के अंदर हिस्ट्री भी सब्जेक्ट होगा। तो या तो आपने इतिहास पढ़ रखा है, अदरवाइज नहीं पढ़ा है, तो हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर हम इस 1773 के एक्ट तक कैसे पहुंचे। तो देखिए 1526 आप सभी जानते हैं भारत में 1526 एक इंपॉर्टेंट ईयर था सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से, क्योंकि हम राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1526 से लेकर 1707 तक हम ये कहते हैं कि मुगलों के जो बादशाह हुए, मुगल सम्राट जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे। अब इस समय के अंदर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ईयर 1526 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है हमारे लिए 1605। 1605 ईस्वी में अकबर, मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 के अंदर। 1605 हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए 1498 थोड़ा सा और बैक जाते हैं। 1498 के अंदर हमने जाना कि वास्को डी गामा जो था उसने भारत आने का जलीय मार्ग जो था वो खोज लिया था। अब हम इसके कारणों के पीछे नहीं जाएंगे कि कौन से वो कारण थे कि पुर्तगालियों को या फिर यूरोपियों को, यूरोपवासियों को यहाँ पे व्यापार करने के लिए जलीय मार्गों को खोजना पड़ा, क्योंकि स्थल से जो व्यापार चल रहा था वो तो प्राचीन समय से चल रहा था। जलीय मार्गों को क्यों खोजा गया, इसके कारण पे हम नहीं जाएंगे कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी, मध्य एशिया में क्या चेंजेस आए थे पॉलिटिकली, या फिर यूरोप में व्यापार के लिए उनको मसालों की उपलब्धता के लिए क्या इश्यूज आ रहे थे, जिसके नाते उन्होंने यहाँ पे व्यापारिक मार्गों की खोज की। वहां पे डार्क एज समाप्त होता जा रहा था और वहां पे नव जागरण, पुनर्जागरण का युग शुरू हो चुका था। तो ये सारे कारणों पे हम नहीं जाने वाले हैं। हम ये फैक्ट जानते हैं कि 1498 वास्को डी गामा ने भारत में आने का जलीय मार्ग खोज लिया था। व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोपीय कंपनियां जो थी, इन्होंने भारत में आना शुरू कर दिया था। इसकी शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने। 1503 के अंदर तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। तो सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब के बाद में? जलीय मार्गों की खोज करने के बाद की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में डच आए और डचों के बाद में आए थे यहाँ पे अंग्रेज। अब हमारे लिए ब्रिटिशर्स या अंग्रेज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि अंग्रेजों ने ही, ब्रिटिशर्स ने ही हम पे कॉलोनी बनाकर पहले एक कंपनी के तौर पे धीरे धीरे अपने पॉलिटिकल पावर को बढ़ाया और फिर 1858 के बाद तो हम लीगली कॉलोनी बन गए थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में भारत आ गया था। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये कंपनी भारत में आई कैसे थी और फिर इसने धीरे धीरे अपने पैर किस तरह से भारत में जमाए। आई तो थी व्यापार करने के लिए। अच्छा, अब इस कंपनी के इतिहास को थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, भारत आने का जलीय मार्ग खोजा जा चुका है और भारत के अंदर इस समय में क्या चल रहा है? मुगलों का शासन चल रहा है भारत के अंदर, और मुगलों में 1707 तक थे पावरफुल रूलर, औरंगजेब तक, है ना। तो यहाँ पे अब हम घटना डिस्कस कर रहे हैं 1598 की। 1599 पुर्तगाली भारत आ चुके थे, डच भारत आ चुके थे। अब नंबर था इन ब्रिटिशर्स का। यहाँ पे ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम था गवर्नर एंड
कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये नाम था कंपनी का, जिसको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, व्यापार करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया। 1599 में ये विचार किया गया, इसका गठन किया गया। 31 दिसंबर 1600 को, 31 दिसंबर 1600 यानी 1600 समाप्त होकर अब क्या आ चुका था, 31 दिसंबर, लास्ट डे की हम बात कर रहे हैं। यानी इसलिए आपको बुक्स में बहुत जगह 1601 ईस्वी लिखा हुआ मिल जाता है कि इन ब्रिटिशर्स का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन कब हुआ था। तो 31 दिसंबर को ये जो महारानी यहाँ पे बैठी हुई दिखाई दे रही है आपको, तो एलिजाबेथ ने इस कंपनी को, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हम कहते हैं, इसको एक रॉयल फरमान यानी एक शाही पत्र दे दिया था, एक रॉयल लेटर दे दिया था कि तुम जाओ और व्यापार तुम कर सकते हो, एक अधिकार दे दिया यानी। और 15 वर्षों के लिए अधिकार दिया गया कंपनी को। लेकिन एलिजाबेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट, जो ब्रिटेन का सम्राट था, उसने कहा कंपनी को कि तुम तो कोई समय सीमा नहीं है, अनिश्चित काल के लिए आराम से व्यापार करते रहो। तो स्टार्टिंग में केवल 15 वर्षों के लिए अधिकार मिला था कंपनी को व्यापार करने के लिए, लेकिन फिर बाद में जेम्स फर्स्ट ने इसे बढ़ा दिया था। कुल मिलाकर कंपनी कहाँ आ गई, भारत में आ गई। कब आई, 1601 में, क्योंकि 31 दिसंबर को तो ये अधिकार ही मिला था। और अधिकार लेना किससे पड़ा था, एलिजाबेथ फर्स्ट से। 1609 में जेम्स फर्स्ट ने इनको अधिकार अनिश्चित काल के लिए दे दिया था। 1601 में कंपनी जिस समय भारत में आई, इस समय भारत में सत्ता किसकी थी, मुगलों की थी। यानी सेंटर में पावरफुल कौन बने हुए थे, मुगल बने हुए थे। ऐसा नहीं है कि बाकी कोई छोटी छोटी टेरिटरी नहीं थी, या साउथ इंडिया में क्या चल रहा था। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम एक बड़े अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मुगलों की यहाँ पे सत्ता चल रही थी। और अकबर इस समय में था सम्राट, किंग कौन था, अकबर था। 1601 में ये आए और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे आने के बाद इन्होंने बकायदा, अब भारत में भी तो शाही फरमान की आवश्यकता थी, भारत में भी तो आज्ञा लेना जरूरी था कि क्या हम भारत में व्यापार कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन थे, पुर्तगाली थे, इसके अलावा डच थे, अब आ गए हैं अंग्रेज। और अब यहाँ पे इन ब्रिटिशर्स ने पहले भेजा हॉकिंस को, फिर भेजा मिडल्टन को, उसके बाद जेम्स फर्स्ट ने बकायदा दूत बनाकर भेजा था जहांगीर के दरबार में टॉम्स रो को, जो कि हम इतिहास में डिटेल में पढ़ते हैं इन बातों को। कुल मिलाकर यहाँ पे कंपनी ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे 1664 के अंदर 1664, अच्छा अंग्रेजों के बाद डेन आए और डेन के बाद फ्रांसीसी आए थे। तो 1664 ईस्वी के अंदर यहाँ पे आए फ्रांसीसी। अब लुई 14 जो फ्रांस का रूलर था उस समय में, उसने, देखिए अंग्रेजों के, ये ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो फ्रांसीसियों की कंपनी थी, क्योंकि फ्रांस और अंग्रेजों का लगातार यहाँ पे संघर्ष चला था भारत के अंदर। इसके अलावा इन अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा था पुर्तगालियों से भी, इन अंग्रेजों को संघर्ष करना पड़ा था डचों से भी, डेन से भी, सबसे संघर्ष तो करना ही पड़ा था इनको। ऐसा तो है नहीं कि इनमें आपसी भाईचारा था और ये भारत को लूटने ही आए थे, ये आए तो व्यापार करने थे। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हमारी सेंटर की जो पावर थी वो वीक होती चली गई, वैसे वैसे इन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया और ये व्यापारिक कंपनी से धीरे धीरे इन्होंने पॉलिटिकली पावर गेन करना स्टार्ट कर दिया था। और उसी की एक रफ स्ट्रक्चर या जो बिल्कुल कोर फैक्ट्स हैं उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है कि 1773 का ये जो एक्ट था ये फिर क्यों आया था, इस बात को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक कंपनी बनी, भारत में आई, व्यापार करना शुरू कर दिया, शाही फरमान उसे इंग्लैंड से भी मिल गया, ब्रिटेन से भी, यहां से भी मिल गया, भारत से भी मिल गया, और फिर इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। हम बीच की अड़चनों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहांगीर, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह, मुगल सम्राट बना था, 1605 से 1627 तक रूल किया था जहांगीर ने। जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद में औरंगजेब, ठीक है, ये क्रम तो आई होप आपको पता होगा। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि 1664 में फ्रांस के रूलर लुई 14 ने बकायदा कंपनी को अधिकार दिया। और ध्यान क्या रखना है, डिफरेंस क्या है अंग्रेजी का, ये जो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इनमें डिफरेंस ये था कि ये जो ब्रिटिशर्स की कंपनी थी ये यहाँ पे व्यापार करने के लिए अधिकार लेकर के आई थी, यानी इन्होंने परमिशन, अनुमति लेकर के आई थी, जबकि लुई 14 ने
पैसे भी और इसके अलावा अधिकार भी दे करके, यानी कंपनी पे ऑलरेडी वहां पे अधिकार था, वहां की गवर्नमेंट का, फ्रांस की गवर्नमेंट का ऑलरेडी अधिकार था, जबकि ब्रिटिशर्स का ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई भी अधिकार नहीं था। ये एक व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन लुई 14 का बाकायदा अधिकार था। ये एक बड़ा डिफरेंस था दोनों कंपनियों में, अंग्रेजों की और इसके अलावा फ्रांसीसियों की कंपनियों के अंदर। ठीक है, 1664 में यहाँ पे फ्रांसीसी आ गए। इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ये जो यहाँ पे लूप होल्स इनको दिखाई दिए, इन्होंने यहाँ की राजनीति में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया। इसके बाद में 1773 तक क्योंकि हमें पहुंचना है, 1773, तो 1773 से पहले हुआ क्या देखिए। 1757 में हम जानते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध, 1757, ये कुछ डेट तो आपको, कुछ सन तो आपको टिप्स पे रहनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटी हम पढ़ रहे हो या फिर हम इतिहास हिस्ट्री पढ़ रहे हो। 1757 प्लासी का युद्ध। इसके बाद में 1764, क्योंकि प्लासी के युद्ध में तो कहते हैं कि छल कपट से हरा दिया, कोई बात नहीं। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई। हम बाकी की बातों पे नहीं जा रहे हैं। कार्नेटिक वॉर भी यहाँ पे हुए 1746 से लेकर के और 1763 तक। ये अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लगातार लड़ रहे थे, है ना। 3 कार्नेटिक वॉर हुए बीच बीच में, लेकिन वो ड्यूरेशन क्या था, 1746 से 1763 के बीच में 3 वॉर इनके बीच में हुए, कार्नेटिक वॉर जिनको कहते हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। इसके अलावा वांडीवास का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, वेदरा का युद्ध भी इंपॉर्टेंट है, 1760 का वांडीवास का भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुल मिलाकर बात ये थी कि अंग्रेज जो थे लगातार भारतीयों से भी संघर्ष, इसके अलावा यूरोपीय कंपनियों यानी फ्रांसीसियों से भी संघर्ष, डचों से भी संघर्ष, लगातार इनका संघर्ष चल रहा था। कुल मिलाकर हुआ ये कि 1773 आते आते, अब क्योंकि इससे पहले देखिए 1764 के बाद में 1765 ईस्वी में हालांकि कंपनी को अधिकार मिल गया था बिहार में, उड़ीसा में और बंगाल में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ की दीवानी मिल गई थी इनको, है ना, जो कि हम पढ़ते ही हैं डिटेल में बक्सर के युद्ध के समय पे। और उसके बाद 1765 में जो इलाहाबाद की संधि है उसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इतिहास का पार्ट है। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन हम जिसको कहते हैं कि अधिकार तो आ गए इस कंपनी के पास में, इन अंग्रेजों के पास में, और उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी रह गई वहां के नवाब की। तो ये दो तरीके की यहाँ पे क्या थी, द्वैध शासन, दोहरा शासन चल रहा था। उत्तरदायित्व किसी के पास है, अधिकार किसी के पास है। अधिकार किसके पास है, राजस्व का अधिकार, दीवानी न्याय का अधिकार, ये सारे प्रशासन का अधिकार, ये सारे अधिकार कंपनी के पास। और आंतरिक मामलों में शांति है, सुरक्षा है, ये सब बनाए रखना किसका उत्तरदायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है बंगाल के नवाब की। कुल मिलाकर यहाँ पे बहुत ही फेवर में कंडीशन आ चुकी थी इन अंग्रेजों के 1765 में। इन्हें थोड़ा सा घमंड भी आ गया था। 1767 में जो मैसूर का युद्ध हुआ था, मैसूर फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर जो हुआ था, इस एंग्लो मैसूर वॉर, इसके अंदर हैदर अली ने बकायदा बता दिया, टीपू सुल्तान के पापा, हैदर अली कौन, टीपू सुल्तान के फादर, तो हैदर अली ने बकायदा इनको बता दिया कि तुम ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता है। इन अंग्रेजों को हरा दिया था। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ वॉर में, बैटल में, युद्ध में जीत हो या हार हो, जन और धन की हानि यानी सैनिकों की हानि प्लस में आर्थिक नुकसान जो होता है वो दोनों तरफ का ही होता है, चाहे कोई युद्ध जीते या हारे। हाँ, युद्ध जीतने वाला बाद में उसकी भरपाई कर सकता है, लेकिन नुकसान तो हुआ होता है जन का भी और धन का भी, है ना, इकोनॉमिकली भी और प्लस में सैनिकों की तरफ से भी। तो यहाँ पे लगातार, अब यहाँ पे समझाने की कोशिश मैं ये कर रही हूँ कि अंग्रेज जो लगातार युद्ध करते जा रहे थे, यहाँ पे लगातार इनका संघर्ष चल रहा था, और ऊपर से कंपनी में भ्रष्टाचार, बहुत अपर लेवल का भ्रष्टाचार, जिसके नाते नौबत ये आ चुकी थी 1773 के अंदर कि कंपनी को लोन मांगना पड़ गया था ब्रिटेन से। वहां की संसद से कहा कंपनी के अधिकारियों ने कि भी कंपनी को लोन दो, क्योंकि कंपनी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम हमारे कर्मचारियों को वेतन दे सकें। तो इस बात पे, क्योंकि अब वहां पे ब्रिटेन में संसद इस बात के इंतजार में ही थी कि कब हमें मौका मिले इस कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने का, क्योंकि देखिए यूरोप में
फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे थे इस समय में, लेकिन आप ये समझिए दोनों अब एक दूसरे की व्यवस्थाओं को तो देख ही रहे थे। इन ब्रिटिशर्स को पता था, वहां की संसद को पता था, वहां के संसद के लोगों को पता था कि भी ये फ्रांसीसी तो कंपनी पे पूरी तरह से नियंत्रण बनाए हुए हैं, जबकि हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई नियंत्रण नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो इनको चाहिए था मौका, और वो मौका कंपनी ने खुद से चला के ही दे दिया कि भाई हम आए तो थे व्यापार करने। एलिजाबेथ ने हमें परमिशन दी, जेम्स फर्स्ट ने हमें कहा अनिश्चित काल के लिए आप व्यापार करते रहो, लेकिन अब हमारी हालत हो गई है खस्ता, हमें चाहिए आर्थिक सहायता, हमें लोन चाहिए। तो ब्रिटिश संसद ने कहा हाँ बिल्कुल तुम्हें लोन देंगे बाकायदा, लेकिन अब तुम पे कंट्रोल किया जाएगा। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम इसको कहते हैं, रेगुलेट करने के लिए। ये कहीं से कहीं तक भारत पे कोई नियंत्रण स्थापित नहीं करना था। ब्रिटेन की संसद को भारत पे कोई भी नियंत्रण स्थापित नहीं करना था। उनको चाहिए था कि ये जो कंपनी इतनी पावरफुल होती जा रही है, जो केवल ट्रेड करने गई थी इंडिया के अंदर, इंडिया में, और प्लस में ये जो हमारे पूर्वी राष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं, जो 10 देश हम जिनको कहते हैं आसियान कंट्री, तो इन पे बेसिकली यहाँ से मसालों का व्यापार करने ये गए थे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने तो अपने पांव जमा लिए, पॉलिटिकली ये पावरफुल हो चुके हैं, तो अब इन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाया गया था। ये बात समझाना मेरा आपको पर्पस था। फिर धीरे धीरे इन्होंने भारत पे अपनी पकड़ बनाना स्टार्ट किया। किसने? ब्रिटेन की संसद ने, ब्रिटेन की सरकार ने, क्योंकि वहां पे तो सरकार थी ना ऑलरेडी। अब हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। अब आई होप आपको कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बात के अंदर कि ये एक्ट आखिर आया क्यों था, क्यों लाया गया था। अब हम जानते हैं इस एक्ट में प्रावधान क्या क्या थे, किस तरह से संसद ने इनको कंट्रोल किया था। तो देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस बात में कहीं से कहीं तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इन इंडिया बिगेन विद व्हाट? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि बंगाल की प्रेसिडेंसी को पावरफुल बना दिया था यहाँ पे। और बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, इतिहास में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ये तीनों प्रेसिडेंसियां बनी थी बाकायदा। कलकत्ता की स्थापना कैसे हुई थी, बंबई की स्थापना कैसे हुई थी, इसको हम पढ़ते हैं बाकायदा, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये हमारी पॉलिटी की क्लास है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, ना कि इतिहास पढ़ना है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का पता होना चाहिए, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स हमें पता होनी चाहिए। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली एक परिषद बना दी गई। ऐसी व्यवस्था पहले कंपनी के पास नहीं थी। अब एक काउंसिल भी बना दिया जिसमें 4 मेंबर हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 के अंदर, और ये एक्ट 1773 का था। स्थापना हुई थी 1774 में। एलिजा इम्पे इसके प्रथम न्यायाधीश थे। बहुत बार वनडे एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन बना था? तो एलिजा इम्पे। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल था। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। अब यहाँ पे धीरे धीरे अधिकार मिलते जाएंगे, तो उन्हीं का क्रम बेसिकली हमें जानना है। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उधार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध था। ऐसा क्यों एक्ट में डाला गया? इस अधिनियम में, इस एक्ट में ऐसा क्लोज, ऐसा प्रावधान क्यों रखा गया? क्योंकि कंपनी में बहुत ज्यादा करप्शन हो चुका था, बहुत भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, इसलिए कंट्रोल करना जरूरी था। तो यहाँ पे कहा गया, क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते हैं बक्सर के युद्ध को, तो उस समय हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो मीर जाफर था और उसके बाद में उसका दामाद मीर कासिम, इन्होंने केवल बंगाल का नवाब बनने के लिए किस तरह से, और 1757 से ही, 1764 नहीं 57 से ही, क्योंकि बाद में तो 1764 से पहले तो मीर कासिम को ये बातें समझ
समझ में आ गई थी, अंग्रेजों की चाल समझ में आ गई थी, है ना। इसीलिए तो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिला था। लेकिन बात यह है कि 1757 में क्योंकि एक लोभ लालच दिया गया था किसको, मीर जाफर को, तो मीर जाफर ने इसका बंगाल का नवाब बनने के लिए खूब धन लुटवाया। और हम जानते हैं कि क्लाइव ने किस कदर धन लूटा था, है ना। वो डिजिट हमारे लिए मतलब दिल दहला देने वाली सी डिजिट है कि इतना उपहार, इतनी भेंट, तो ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बाकायदा ये कंट्रोल किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को एक तो निजी व्यापार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो कंपनी के कर्मचारी हैं, और भारतीय लोगों से किसी भी तरह का कोई उपहार या रिश्वत लेने की भी उनको मनाही है, उनको अनुमति नहीं है। तो समझ में आ रहा है ना कि कंपनी पे ही कुछ ना कुछ कंट्रोल यहां पे लाया जा सके, ऐसे ही प्रावधान क्लोज इसमें लाए गए थे। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं COD, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का नियंत्रण बढ़ा दिया गया था, और भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी की हर एक बात पे नजर होनी चाहिए, हर एक न्यूज वहां तक पहुंचनी चाहिए उन तक, और सभी सूचनाएं क्राउन को देना मस्ट कर दिया, यानी मैंडेटरी था ये। ऐसा नहीं कि आपका मन करे तो दे दो, ना मन करे तो मत इंफॉर्मेशन दो, ऐसा नहीं था। देना सुनिश्चित किया गया कि सारी सूचनाएं जानी चाहिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट को और क्राउन को। इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, चाहे वो नागरिक मामलों से जुड़ी हो, सैन्य मामलों से या राजस्व मामलों से जुड़ी हो। कुल मिलाकर 1773 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने थोड़ी चैन की सांस ली कि हाँ, अब इस कंपनी पे हमारा नियंत्रण हो गया है। अब ये बार बार अपने कंट्रोल को बढ़ाने के लिए एक्ट लाते गए, और धीरे धीरे ये जो कंपनी ने यहाँ पे भारत में जहां जहां अपनी जड़ें जमाई थी, जिन जिन क्षेत्र को, जिस जिस एरिया को अपने कंट्रोल में लिया था, अपने अधीन किया था, वहां पे धीरे धीरे ब्रिटेन का नियंत्रण, कंट्रोल बढ़ता जाएगा। वहां के लिए कानून फिर धीरे धीरे लाना स्टार्ट कर देगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। और 1853 आते आते तो बाकायदा वहां की पार्लियामेंट ने कह दिया था कि जब चाहे हम तब तुम लोगों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से हैंडओवर करवा सकते हैं ये पूरे भारत का मामला। ये बात बाकायदा वहां की पार्लियामेंट में हो चुकी थी, और फिर उन्हें मौका मिल गया। मौका कैसे मिला? बार बार उन्हें चांस मिल रहे थे। जैसे सीधा हथियाने से तो क्या होता कि कहीं ना कहीं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये हो सकता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आ जाती, और हो सकता था वहां पे मूवमेंट छिड़ जाता एक अच्छा खासा। लेकिन मौका मिल गया हमारे 1857 की क्रांति के कारण। अब वहां पे पार्लियामेंट ने कहा कि तुम लोगों से यहां पे कंट्रोल नहीं होगा, अब भारत जाता है सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो ये बेसिकली एक स्टोरी मैंने आपको बताई है कि किस तरह से नियंत्रण स्थापित हुआ था, कैसे भारत कॉलोनी बना था। अब हम फिर से एक्ट पे आ जाते हैं। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट हुआ ये कि जो 1773 के अंदर थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल कर दिया था, उसी के लिए 1781 वाले में, यानी एक तरह से उसी का संशोधित रूप ये लाया गया था 1781 में। बाकी इसमें कुछ नया वैसे नहीं था, उसी को थोड़ा सा लूज किया गया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना थी और जिसका बहुत ज्यादा नियंत्रण बढ़ा दिया था गवर्नर के ऊपर, तो इस कारण गवर्नर ना छटपटा रहा था कि नहीं भाई, मेरे अधिकार में, मेरे पद पे रहते हुए अगर मैं कोई काम करता हूं तो मुझे एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर रखा जाए, मुझे उस न्यायिक क्षेत्राधिकार से बाहर रखा जाए। तो इसीलिए ये 1781 का, इसको कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कलकत्ता की, यानी सेटलमेंट करने के लिए बेसिकली ये एक्ट लाया गया था। कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के लिए पावर दे दी गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान था कि गवर्नर जनरल, इसी के लिए तो ये लाया ही गया था कि एक तो गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर खुद भी सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करने के लिए, यानी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से गवर्नर ने खुद को और अपनी काउंसिल को बाहर कर लिया था कि पद पे रहते हुए अगर हम कोई काम करते हैं, अगर हम कोई निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट के अंडर में नहीं आते हैं। तो ऐसा करने के लिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया था। कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप में किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट का अब इन पे कंट्रोल नहीं था। कंपनी ऑफिशियल्स वर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर देयर ऑफिशियल वर्क।
न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय, ये इंपॉर्टेंट था लेकिन इसको माना नहीं गया था। हम देखेंगे कि कैसे बकायदा ये भी एक्ट में प्रावधान किए जाते थे कि भी भारतीयों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हम 1858 से पहले के एक्ट की बात कर रहे हैं कि बकायदा 1853 तक जो एक्ट आए थे उनमें बकायदा कहा गया था कि जाति के आधार पे, यानी जब भारतीय योग्य हों किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए, तो उन्हें इस आधार पे बाहर ना किया जाए, उन्हें इस आधार पे उस पोस्ट से अलग ना रखा जाए कि वो भारतीय हैं, वो किसी पर्टिकुलर जाति से आते हैं, या उनका वर्ण कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनकी जाति क्या है, इस आधार पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऐसा एश्योर करते थे ये अपने एक्ट के अंदर। लेकिन ये सिर्फ लिखा जाता था, व्यवहारिक स्तर पे तो 1857 में एक्चुअल में वो कोई केवल सैन्य विद्रोह नहीं था, क्योंकि उससे पहले भी नागरिक विद्रोह चल रहे थे, सन्यासी विद्रोह चल रहे थे, भारत की आम जनता मिडिल क्लास में विद्रोह चल रहे थे इन अंग्रेजों को लेकर के, क्योंकि जो डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार चल रहा था भारतीयों के साथ में, इवन भारतीयों को एक मनुष्य तक का दर्जा नहीं दिया जाता था। यानी यहाँ पे जो हम पढ़ते हैं ना इंश्योरेंस सॉरी अभी गला प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है। देखिए, ये जो इंश्योरेंस वाला मामला हम पढ़ते हैं कि आप प्रेजेंट में देखते हैं कि आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, लेकिन उस समय ऐसे अधिकार भारतीयों को नहीं थे। उनको एक मानव, एक ह्यूमन होने का ये भी दर्जा नहीं दिया जाता था। तो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत ज्यादा था। यहाँ पे अब हम फिर से आ जाते हैं हमारी क्लास पे। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय, सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय, भारत में कुल मिलाकर बात यह है कि इसमें बकायदा ये कहा गया कि भारतीयों के साथ में सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों और इनका सम्मान किया जाएगा, इनको ध्यान में रखा जाएगा। जब भी कोई कानून बनता है, कोई डिसीजन दिया जाता है, तो हिंदुओं का, मुस्लिमों का, इनके जो धर्म हैं, इनके जो रीति रिवाज हैं, इसका बकायदा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसा कभी किया नहीं गया था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो कि 1773 को ही सेटल डाउन करने के लिए लाया गया था। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स क्यों कह देते हैं? क्योंकि इस समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पिट, तो विलियम पिट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो इसी के समय में ये एक्ट आया था, तो हम इसे कह देते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की, यानी ओवरव्यू करने की अनुमति दी गई। किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। अब आप हमेशा दो पढ़ते हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? कि एक तो होते हैं व्यापारिक मामले, दूसरे होते हैं राजनीतिक मामले, दोनों को अलग अलग करो। तो इन दोनों को अलग अलग किया गया, और एक के लिए था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एक के लिए था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल यानी आपको पॉलिटी से ध्यान रखना है कि पॉलिटिकली जो अफेयर्स थे, यानी राजनीतिक जो मामले थे, उनके लिए था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल की जरूरत थी। अच्छा, व्यापार में, बिजनेस में आप आज भी सुनते हो ना डायरेक्टर्स, डायरेक्टर कौन है? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ऐसे ध्यान रह जाएगा कि ये व्यापार के लिए थे। तो व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए तो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, इसका गठन किया गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपसे, आपको बिजनेस से ध्यान रखना है डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी व्यापारिक मामले, कंट्रोल यानी राजनीतिक मामले, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक मामलों के लिए था। 1858 में दोनों को ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, देखिए, भारत में द्वैध शासन की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। ये जो व्यापारिक मामले अलग और इसके अलावा राजनीतिक मामले अलग, तो इसी को कहा जाता है डायरकी। तो द्वैध शासन शुरू। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सबसे पहले ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, और ये बात है 1784 की, कि भारत में कंपनी के जो क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया था। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में तो इनका दूसरा ही एक्ट है ना, वो तो सेटलमेंट के लिए था। सबसे पहले तो 1773 में इन्होंने दिमाग लगाया कंपनी को कैसे कंट्रोल करें। अब ये धीरे धीरे आ गए थे कि किस तरह से भारत में अपने कंट्रोल को बढ़ाया जाए कंपनी के माध्यम से, और 1853 के एक्ट तक इन्होंने कंपनी के माध्यम से यहाँ पे कंट्रोल स्थापित करना चाहा, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था भारत 1858 में, 57 की क्रांति के बाद।
ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूरा नियंत्रण दे दिया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या जो कि हमने देखा 4 की थी, अब उसको घटाकर कर दिया था 3। मद्रास और बंबई सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया। हालांकि हमने देखा कि जो पहला 1773 का जो एक्ट आया था उसमें भी बंगाल को ज्यादा पावरफुल बनाया था कलकत्ता और बंगाल को ज्यादा पावरफुल बनाया था, कलकत्ता को ज्यादा पावरफुल बनाया था बजाय बंबई और मद्रास के। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि मद्रास और बंबई को पूरी तरह से अधीन कर दिया था बंगाल के। 1786 का अधिनियम, 84 के बाद 1786 फिर से वैसा ही है। 1781 में जैसे सेटलमेंट के लिए लाया था, यहाँ पे क्योंकि कॉर्नवालिस ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, तो उन कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक संशोधित स्वरूप जैसा ही था ये भी 1786 का अधिनियम। 1786 में क्या कहा, कॉर्नवालिस जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, उसने कहा मेरी 2 कंडीशन है, 2 शर्तें हैं। क्या कि एक तो विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को मैं प्रभावी करना चाहता हूं और मानने के लिए मैं कहीं से कहीं तक बाध्यकारी नहीं होना चाहिए कि मुझे मानना ही पड़ेगा। यानी एक तरह से खुद को फ्री रखना चाह रहा था कॉर्नवालिस, और वो चाह रहा था कि मुझे ज्यादा राइट मिले। इसके अलावा उसने कहा कि भी मुझे सेनापति का भी पद चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन उसने रखी थी जो कि मान ली गई थी, और इसके बाद में फिर उनको कंटिन्यू भी कर दिया था आगे आने वाले गवर्नर जनरल्स के लिए। तो कॉर्नवालिस ने कहा कि विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने तथा न मानने का मुझे अधिकार होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन थी कि सेनापति, कमांडर इन चीफ का पोस्ट जो है वो मुझे दी जाए। ही शुड ऑल्सो बी गिवन द रैंक ऑफ सेनापति कमांडर इन चीफ, ये पोस्ट भी कॉर्नवालिस ने कहा मुझे चाहिए। तो ये दोनों उसको दे दी। इन शर्तों को 1786 के कानून में प्रावधान के रूप में, क्लॉज के रूप में, प्रोविजन के रूप में जोड़ दिया गया था। तो ये तो था 1786 का। कैसा था, एक्चुअल में तो थे 1773 और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, लेकिन 1781 उसी के सेटलमेंट के लिए, 1786 कॉर्नवालिस की 2 कंडीशन को जोड़ने के लिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट एक्ट आता है 1793 का, 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर लॉ की बजाय चार्टर एक्ट ऑफ 1793। यहां से 20-20 सालों के लिए कंपनी को बाकायदा अधिकार दिए गए थे व्यापार करने के लिए। 1793 में, उसके बाद 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। तो ये 20-20 सालों के लिए जो अधिकार दिए गए थे, तो 20-20 सालों पे ये एक्ट आना स्टार्ट हो गए थे। अच्छा, ध्यान क्या रखना है, 1773 से 20 साल होते हैं। हाँ, यहाँ पे 20 साल की बात नहीं की गई थी 1773 में, क्योंकि क्लॉज हम जो प्रावधान थे उनको पढ़ चुके हैं। 1793 में की थी, लेकिन आपको क्योंकि बहुत बार आप ना भूल जाते हो कि 93 में आया था कि 1794 है या 1784 है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, बीच वालों को छोड़ दीजिए, 1781 और 1786 को छोड़ दीजिए। तो 1773 से 20 साल होते हैं 1793, और इसके बाद तो लगातार ही 20-20 सालों से आए थे। 1813 में, 1833 के अंदर, और फिर 1853 में, और फिर हमारे लिए 1858 का तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है, और उसको आप भूलते भी नहीं हो। 1857 का जो क्रांति हुई थी, जो रिवोल्ट हुआ था, उसके नाते। तो यहाँ पे ये 20-20 सालों से आ रहे हैं, इनमें भी 20 साल का गैप है, लेकिन यहाँ पे बस एक पिट के नाते आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ध्यान रखना है। 1781 और 86 ध्यान रह जाए, बहुत बढ़िया है। तो ये एटलीस्ट आप सन नहीं भूलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री में भी काम के हैं और यहाँ पे भी यूजफुल है, दोनों ही जगह, और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं 1793 का। इस कानून में क्या विशेषताएं थी कि कॉर्नवालिस को जो पावर दी थी वो आगे आने वालों के लिए भी, सबके लिए लागू कर दी थी कि आगामी जो गवर्नर जनरल आएंगे उन पे भी वो लागू है, ठीक है। तो कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर जो अधिकार शक्ति दी गई थी, वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल को, प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को, यहां तक इसका बेसिकली एक्सटेंड कर दिया गया था। इस कानून ने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ
अधीनस्थ कौन थे? बॉम्बे और मद्रास। इन प्रेसिडेंसियों की सरकारों के ऊपर और ज्यादा नियंत्रणकारी शक्ति दे दी थी। तो बेसिकली बात यह है कि यहाँ पे गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इसे ज्यादा पावरफुल बनाया ही जा रहा था कंटिन्यूअस मैनर में, चाहे वो 1773 का हो, 1784 का हो या 1793 का हो, लगातार अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जा रहे थे। तो यहाँ पे फिर से वही बात रिपीट हुई है 1793 के अंदर। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को, जो मोनोपोली थी, उसको 20 सालों के लिए बढ़ा दिया। और यहीं से आपको 20-20 साल जोड़ते जाना है कि जैसे इनकी अवधि समाप्त होने वाली होती फिर से एक एक्ट आ जाता, जैसे ही 20 वर्ष की अवधि समाप्त होने वाली होती फिर से एक्ट आ जाता। तो 1793, 1813, 33 और 53 सीधे सीधे आपको ध्यान रह जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अच्छा कंट्रोल किस पे होता है? राजनीतिक मामलों पे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, राजनीति के लिए, राजनीतिक मामलों के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था, उसके लिए कहा कि अब इनको सारा वेतन भुगतान कहां से होगा? भारत के राजस्व से ही होगा। ये बात कब कही जा रही है? 1793 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना 1773, आपको स्पष्ट लग रहा है कि कंपनी पे कंट्रोल चल रहा है। 1784 जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट का नाम ध्यान आए, यानी पहली बार भारतीय क्षेत्र को, जो कंपनी का भारत में क्षेत्र था, उसे ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हम देख ही रहे थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया। 1793 में बात कर दी कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसका और इसके सदस्यों का वेतन जो है वो भारत ही देगा। तो आप समझ सकते हैं कि लाइबिलिटी जो थी वो दी जा रही है, धीरे धीरे भारत को हैंडओवर की जा रही है। तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को और उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। ये बात कर दी 1793 के एक्ट में। अब हम देखते हैं कि 20 सालों के लिए, क्योंकि अवधि बढ़ाई थी, व्यापार का एकाधिकार दिया था। अब 1813, देखिए ये वो समय था 1813 के अंदर, जहां तक आते आते, क्योंकि अब ब्रिटेन में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें लग रहा था कि ये कंपनी में अधिकारी बन के जाते हैं, अच्छी पोस्ट पे अच्छे खासे पैसे कमा के आते हैं, ये व्यापार कर रही है या एक्चुअल में धन इकट्ठा करने जा रहे हैं। तो ये जो मोनोपोली थी, इसको वहां के लोग समाप्त चाहते थे। बाकी जो व्यापारिक संगठन थे वो इसकी मोनोपोली को खत्म करना चाहते थे कि भाई हमें भी आजादी हो, हम भी जाकर व्यापार करना चाहते हैं, हम निजी व्यापार करना चाह रहे हैं, क्यों इनको मोनोपोली दी हुई है, इस कंपनी को मोनोपोली क्यों दी हुई है? तो वहां पे क्या थी? संसद थी। और वहां पे देखिए, हम तो थे कॉलोनी, यानी 1858 के बाद तो लीगली कॉलोनी, लेकिन वहां की जनता को तो अधिकार थे ना। कब वहां पे मैग्ना कार्टा आया था, तो आप समझ सकते हैं धीरे धीरे उन्होंने अपने अधिकारों को, अपने राइट्स को तो आम लोगों ने बहुत बढ़ा लिया था। तो इस नाते अब 1813 का इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को, जो मोनोपोली बनी हुई थी, उसको समाप्त किया। लेकिन सारी चीजें एक साथ छीन लेने से कंपनी में भी रोष आ सकता था। तो यहाँ पे कहा कि भी चाय और चीन, ये दो च आप अपने पास रख लो, एक चाय का और एक चीन का। तो कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पे एकाधिकार, मोनोपोली बने रहने दी, लेकिन बाकी जो मोनोपोली थी उसको समाप्त कर दिया। केवल चाय का ही व्यापार थोड़ी करते थे ये। आप समझ सकते हैं कि भारत में जो व्यापार चलता था, यानी मसालों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, टेक्सटाइल का, सबके लिए बाकी लोगों को भी एलिजिबिलिटी मिल गई, बाकी लोग भी अब व्यापार कर सकते थे। और ये एक्ट है 1813 का। ठीक है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की अनुमति दे दी, क्योंकि ये वहां पे हंगामा कर ही रहे थे कंटिन्यूअस मैनर में। तो जैसे ही 1813 का एक्ट आया तो कहा ठीक है भाई, 1793 में पहली बार कहा कि 20 सालों के लिए हम और बढ़ा रहे हैं। 1813 में कहा कि नहीं भाई, 20 सालों के लिए बढ़ा दिया, लेकिन चाय और चीन के साथ, बाकी पे ब्रिटेन के जो अन्य लोग हैं वो भी आकर के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। ईसाई मिशनरियों को, अब देखिए केवल व्यापारी ही नहीं, मिशनरी चाह रहे थे हमें भी परमिशन मिले, हम भी भारत जाकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तो 1813 के अंदर देखिए 1857 की क्रांति के जो कारण हम पढ़ते हैं कि क्या कारण रहे होंगे बैकग्राउंड में, कौन से वो रीजंस थे जिसके नाते इतनी बड़ी क्रांति हमारे भारत में हुई, जिसने इन अंग्रेजों की, एटलीस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की तो जड़ें हिला दी। और हिला क्या दी? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म हो गया। उसके यहाँ पे वो केवल और केवल यहाँ पे व्यापारिक कंपनी बन के
के रह गई, भारत चला गया सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में। तो पूरी तरह से हिला दिया, पॉलिटिकल पावर खत्म कर दी हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो एक तो हमारी सफलता में हम काउंट कर ही सकते हैं इस बात को। तो देखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार की अनुमति दी, और सीधे ध्यान देना चाहिए 1813 का ये एक्ट चल रहा है। देखिए 13 डिजिट को हम वैसे भी अच्छा नहीं मानते है ना, जनरली ऐसी बातों में मेरा विश्वास होता नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन जनरली आपने ये देखा होगा, अवधारणा बनी रहती है, ये परसेप्शन बना रहता है कि 13 जो डिजिट है वो अच्छी नहीं है। हो सकता है किसी के लिए बहुत ही अच्छी हो, लेकिन याद रखने के पर्सपेक्टिव से मैं आपको याद करवाना चाह रही हूँ कि 1813 में हमारे ऊपर धर्म प्रचारकों को भी छोड़ दिया इन अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे 13 से ध्यान रह जाएगा कि ईसाई मिशनरियों को भी भारत आने की अनुमति दे दी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत वो हालांकि कभी खर्च हो नहीं पाए, उसमें अलग ही डिस्प्यूट चलते रहे कि किस माध्यम में दिया जाए, कौन सी शिक्षा पे खर्च किया जाए, अंग्रेजी शिक्षा हो या भारतीयों की शिक्षा हो, मीडियम क्या रखा जाए। इन सब मामलों में आंग्ल प्राच्यवाद और ये सारी चीजें वो इतिहास का विषय है। देखिए, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। तो 1813 का एक्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है 1833 का, क्योंकि 20 वर्षों के लिए तो अधिकार और बढ़ाई दिया था, तो 1833 में एक्ट आया। इस अधिनियम का निर्माण ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। अब यहाँ पे बात आ गई है कानूनों तक, तो आप समझ सकते हैं धीरे 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 किस तरह से ब्रिटेन का हम पे नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। तो अब बात हम क्या कर रहे हैं, दिस एक्ट वाज क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1833 टू क्लियरिफाई द लॉ मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वर्क्स रिलेटेड टू लॉ मेकिंग। तो बाकायदा लॉ मेकिंग तक ये पहुंच चुके थे, यानी विधि के निर्माण तक की प्रोसेस में ये आ चुके थे। और हम बात करें 1833 के एक्ट की, देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे या इसमें कौन कौन से क्लोज थे। बेसिकली कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए 1833 के अंदर। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल। और 1858 के बाद में वो पद वायसराय ने ले लिया, यानी अब उसको वायसराय कहा जाने लगा था। गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां जो थी वो प्रदान कर दी गई थी। और ऐसा पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, तो विलियम बेंटिक। देखिए 1773 के एक्ट के तहत हेस्टिंग को बनाया गया था बंगाल का गवर्नर। जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना था वो था बंगाल का गवर्नर विलियम बेंटिक जो था ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। इसके बाद में पहला वायसराय, तो वायसराय पहला बना था कैनिंग। मैं हमेशा कहती हूँ कनिंग से ध्यान रख लेना कैनिंग को। तो कैनिंग बना था पहला वायसराय, यानी 1858 के अंदर। तो भारत का, इसीलिए आप ना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, फिर भारत का पहला गवर्नर जनरल और फिर भारत का पहला वायसरॉय, इन चारों नामों में आप कंफ्यूज मत हुआ करो, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का पहला गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो वो है विलियम बेंटिक। मद्रास और बंबई, वैसे तो इतिहास में हम इन सब की जो टाइम ड्यूरेशन था और इन्होंने अपने समय में कौन सा अच्छा काम किया या किस तरह से प्रेस पे कोई प्रतिबंध लगाया या कौन से कामों के नाते इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बाकायदा इन सबको गवर्नर जनरल को, वायसराय को, इन सबको डिस्कस करते ही करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना। मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार मिल गया था। क्योंकि देखिए इन एक्ट्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को पढ़ते समय हमें महसूस होता है कि वायसराय के पास जो जो पावर्स थी उनमें से कौन सी पावर दे दी गई है हमारे राष्ट्रपति को भी। क्योंकि 1935 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से मोस्ट ऑफ द, हम कह सकते हैं प्रोविजंस जो थे, प्रावधान जो थे, उनको हमने अपनाया था, है ना, जो जो हमारे फेवर के थे। ऐसा नहीं है कि सबको अपना लिया था, जो हमारे देश के, हमारे नागरिकों के लिए फेवर के थे उनको हमने बाकायदा अपनाया है। तो इसीलिए हम इन एक्ट को डिस्कस करते हुए जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पे अपनी जड़ें जमाई थी, किस तरह से भारत कॉलोनी बना था।
तो यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए, पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया था। विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, जिसमें 3 मेंबर कर दिए गए थे 4 से घटा करके, अब उसमें विधि सदस्य के रूप में एक 4th मेंबर को फिर से शामिल कर दिया था विधि सदस्य के रूप में, जो कि लॉ का जानकार हो, कानून का जानकार हो। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूरे अधिकार दे दिए गए थे। गवर्नर जनरल को पूरे देश के लिए एक बजट तैयार करने के लिए भी कहा गया, ये अधिकार भी दे दिया गया। तो बजट जैसी बात हम पढ़ रहे हैं 1833 के एक्ट के अंदर। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए विधि आयोग का गठन किया और इसमें आपको मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मेकाले की अध्यक्षता में। अभी हमने देखा कि काउंसिल में जो घटा करके पहले 4 थे, जब हमने 1773 को डिस्कस किया, फिर घटाकर 3 कर दिए थे। अब हमने देखा एक विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया, इसके बाद में उसे लीगल भी बना दिया था, यानी वो परमानेंट भी कर दिया था। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। लेकिन क्या ऐसा होता था? बिल्कुल भी नहीं। भारतीयों को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग, उनके जन्म स्थान, इसके आधार पे कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं किया जाएगा। यदि वह योग्य है तो उसे वंचित नहीं किया जाएगा। एन इंडियन शैल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी ऑफिस of the company for which he is eligible on grounds only of religion, caste, race, color और place of birth। इस आधार पे एटलीस्ट उसे डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसे उसके पद से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनको हम पढ़ते हैं, जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं। आर्टिकल 15 और 16 को पढ़ते समय हम इसी बात को पढ़ते हैं कि किस आधार पे हमारे साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जो हम पढ़ते हैं ना 14 से लेकर 18 तक 5 अधिकार हमें दिए गए हैं। राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार हमें दिए गए हैं। तो उन्हीं के तहत हम पढ़ते हैं 15 और 16 में कि किसी तरह का कोई भेदभाव हमारे साथ नहीं हो सकता है। लेकिन युक्त आधार पे जो प्रिविलेज दिया गया है, यानी जो छूट दी गई है या जो आरक्षण दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ज्यादा इंटरेस्ट तो आपको 1 से 51 तक आर्टिकल पढ़ते समय, और फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 क को भी जोड़ लीजिए, आर्टिकल 51 क को भी शामिल कर लीजिए। तो इनको पढ़ते समय तो गजब का ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हैं आपके पास क्या अधिकार है, और इसके अलावा आप जानते हैं कि किस तरह के दायित्व, किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी उम्मीद, एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं हमारे सरकार से, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों को पढ़ते समय कि कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी गवर्नमेंट की, किस तरह से काम करना चाहिए। सबसे पहले भाग 1 में हम जानते हैं कि आखिर हमारी टेरिटरी कहाँ तक है। भाग 2 में हम जानते हैं कि नागरिकता, हम जो भारत के नागरिक हैं, हम कहते रहते हैं ये नागरिकता, सिटीजनशिप होती क्या है। फिर क्योंकि हम नागरिक हैं तो हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं। कौन से वो मूल अधिकार हैं? जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि आखिर वो हैं तो मानव, तो वो मानवाधिकार हैं। और कौन से हैं जो भारत देश के नागरिक होने के नाते सिर्फ हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। तो वो मूल अधिकार पढ़ते समय, फिर राज्य की नीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी को पढ़ते समय, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज को पढ़ते समय गजब के आनंद की अनुभूति होती है, गजब। तो ठीक है, वो तो डेफिनेटली हम पढ़ने ही वाले हैं। तो देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका था बेसिकली, कि ये जो आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इस पे डिस्प्यूट हो गया था। भारत में दास प्रथा को यहाँ पे गैर कानूनी घोषित किया गया। 1833 के एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले सती प्रथा का अंत भी हो चुका था। चार्टर अधिनियम 1853, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद कंपनी नहीं, इसके बाद भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, उपनिवेश था। हम वैधानिक रूप से कॉलोनी बन चुके थे, उपनिवेश बन गया था भारत। इस अधिनियम का निर्माण विधायिका को सशक्त बनाने के लिए किया गया था। लेजिस्लेचर को एम्पावर करने के लिए, और ज्यादा पावर देने के लिए इसका निर्माण किया गया था। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था।
पहली बार यहाँ पे गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को, इन दोनों को अलग अलग कर दिया था। तो आप समझ रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन जैसी व्यवस्था, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। गवर्नर जनरल की परिषद जब विधायिका के रूप में कार्यरत हो तो 6 नए सदस्यों की वृद्धि भी की गई और इस तरह से कुल सदस्य कितने हो गए? 12 हो गए। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या हो गई 12 है। इन 6 नए सदस्यों में शामिल कौन था? तो बंगाल का मुख्य न्यायाधीश शामिल था, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया था। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया। इससे पहले 1833 में हमने देखा कि जो सदस्य 4th मेंबर के रूप में जिसको शामिल किया गया था, अब उसे परमानेंट भी बना दिया, स्थायी भी बना दिया। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर के 18 कर दी गई थी। भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, इसमें टेरेस्ट्रियल रिप्रेजेंटेशन, इसको बढ़ावा दिया गया था। टेरेस्ट्रियल नहीं, इसके अलावा यहाँ पे लोकल रिप्रेजेंटेशन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, ये एक इंपॉर्टेंट बात है 1853 की, हम जानेंगे। वैसे तो इतिहास में हम पढ़ते ही हैं कि किस तरह से फिर हमारे भारतीयों ने ICS ये परीक्षा देना शुरू कर दिया था, इंडियन सिविल सर्विसेज। देखिए, कंपनी ने कहा कि भी जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको प्रतियोगिता के माध्यम से भरा जाएगा, ना कि सीधा कोई रिकमेंड कर करके। तो यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई। पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। भारत में पुलिस के लिए, सिविल सेवा के लिए हम जानते हैं कॉर्नवालिस को, है ना, तो जन्मदाता या उद्धारक कह सकते हैं हम कॉर्नवालिस को। तो पहली बार सिविल सेवाओं के लिए, और इसमें भारतीयों को भी अनुमति दी गई, तो पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया और कहा कि भाई हम प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इसको कंप्लीट करेंगे, इन पदों को भरेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो भारतीय ICS की, पहले तो ये होती थी ब्रिटेन में ही, है ना, इंग्लैंड में ही होती थी ये परीक्षा, इस परीक्षा का आयोजन, उसके बाद फिर भारत में शुरू हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब यहाँ पे ICS परीक्षा पास करके भारतीय आते थे तो उनके साथ बाकायदा भेदभाव किया जाता था, तब भी उनको उस पोस्ट और उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था जितना इन अंग्रेज अधिकारियों को सेम पोस्ट पे जो होते थे उनको दिया जाता था। तो डिस्क्रिमिनेशन तब भी कंटिन्यूअस मैनर में चल रहा था। ठीक है, अब हमने देखा 1813 के अंदर कि भाई यहाँ पे 13 में मिशनरियों को यहाँ पे क्या दे दिया, परमिशन दे दी। इसके अलावा हमने देखा कि चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी मोनोपोली बनी रहने दी, लेकिन इसके बाकी मोनोपोली हटा दी कंपनी की, उल्टा बोल दिया था मैंने, करेक्ट कर लेना। 1813 के अंदर बाकी अन्य जो लोग थे ब्रिटेन के, उनको भी अधिकार दे दिए कि आओ और आराम से यहाँ पे व्यापार करो। चाय और चीन, इन दोनों पे मोनोपोली बनी रहने दी। इसके बाद में 1833 के अंदर कंपनी को व्यापार से हटा करके पॉलिटिकली पावर और ज्यादा दे दी गई थी। लेकिन क्योंकि हमें 20-20 वर्षों के लिए ध्यान रखने हैं, तो 1773 फिर 1793, बीच में आपको 1784 ध्यान रखना है। उसके बाद 20-20 साल आपको जोड़ते जाने हैं, 1813 में और 33 में। 33 में समाप्त हो जाने के बावजूद भी 1853 में एक और एक्ट आया था, और इसके बाद में 1857 की क्रांति, और जिसके कारण फिर 1858 के एक्ट के प्रावधान हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जब भारत ब्रिटेन की कॉलोनी बन गया था, भारत ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था डायरेक्ट, तो उस समय में फिर भारत पे किस तरह से यहाँ पे शासन व्यवस्था को चलाया गया, शासन और प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, और किस तरह से यहाँ पे रूल किया गया। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में 1858 से लेकर के और हमारी आज़ादी तक 1947 तक के एक्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप इन क्लोज में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि 1773 का एक्ट क्यों आया था और किस तरह से 1853 तक लगातार एक्ट आते गए थे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।